आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन सुपरकंडक्टर्स। तो सुपरकंडक्टर्स को समझने से पहले हम नॉर्मल मेटल के बिहेवियर को समझेंगे। तो मान लीजिए यह एक नॉर्मल मेटल है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। तो जब तक आपने नॉर्मल मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तब तक नॉर्मल मेटल में जो नेट करंट है वो जीरो होगा। नाउ मान लीजिए ये नॉर्मल मेटल का एंड ए है जिसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और ये नॉर्मल मेटल का एंड बी है जिसे मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से एंड ए से एंड बी की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। नाउ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे और ये स्टेशनरी पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन के कारण एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा और इस दौरान इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ जब हम इस नॉर्मल मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इन पॉजिटिव आयंस का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, जिससे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव आयन से मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे और इसके कारण रेजिस्टेंस और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये कारण होता है कि नॉर्मल मेटल में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। नाउ अगर मैं इस नॉर्मल मेटल का 1 मीटर लॉन्ग वायर ले रहा हूं जिसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जितना भी रेजिस्टेंस ये नॉर्मल मेटल लेगा, जब इसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको मैंने रो से डिनोट किया है। तो अगर मैं नॉर्मल मेटल की रेजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर टी में ये ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मुझे इस तरह का कर्व मिलता है। तो इस ग्राफ से ये इंडिकेट हो रहा है कि जब टेम्परेचर हाई है तो नॉर्मल मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्वाड्रेटिकली इंक्रीज कर रही है, राइट। तो इसलिए ये हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ये हमें एक कर्व मिल रहा है हायर टेम्परेचर्स पर। लेकिन जब नॉर्मल मेटल का टेम्परेचर लोअर साइड में होता है तो नॉर्मल मेटल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से लीनियरली बढ़ती है। तो इस स्थिति में हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो द ग्राफ विल इन दिस केस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो हायर टेम्परेचर्स पर कर्व मिलता है और लोअर टेम्परेचर्स पर ये प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जब नॉर्मल मेटल का टेम्परेचर इवन 0 केल्विन भी हो जाता है तब भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है रो नॉट, जिसे रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिडुअल रेजिस्टिविटी इसलिए हो रही है क्योंकि 0 केल्विन पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो सीज नहीं हुआ है और वो स्टिल पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर रहे हैं और रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही रीजन होता है कि नॉर्मल मेटल का रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, चाहे हम उसे इवन 0 केल्विन तक भी कूल क्यों ना कर लें, उसके पास 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है रो नॉट, और इस रेजिस्टेंस को रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं। नाउ मान लीजिए अब मैं सुपर कंडक्टर का केस ले रहा हूं। हाउ दी सुपर कंडक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेटल। सुपर कंडक्टर कोई अलग पदार्थ नहीं होता है, ये नॉर्मल मेटल में ही कुछ खास प्रकार के मेटल्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो वो क्या प्रॉपर्टी है वो अब हम जानेंगे। तो सुपर कंडक्टर में अगर मैं सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर टी में ग्राफ को प्लॉट करता हूं
तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। तो इस ग्राफ से ये क्लियर दिख रहा है कि जब सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर T एक पर्टिकुलर टेम्परेचर TC, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उससे ग्रेटर है, तो सुपर कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, राइट। और ये एक नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस स्थिति में सुपर कंडक्टर अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है और इसकी वैसी ही प्रॉपर्टी होती है जैसे एक नॉर्मल मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब हम इस सुपर कंडक्टर को कूल करते हैं और इसके टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर TC, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उसके इक्वल कर देते हैं, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी एकदम एब्रप्टली फॉल करती है टू जीरो, राइट। एकदम से वो जीरो हो जाती है। तो इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसमें सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी एब्रप्टली जीरो हो गई है। इसके बाद जब हम सुपर कंडक्टर को फर्दर कूल करते हैं और उसके टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर TC से और भी लोअर साइड में ले जाते हैं, तो सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जीरो बनी रहती है। तो इस प्रकार के नॉर्मल मेटल्स में कुछ खास प्रकार के मेटल्स जिनकी रेजिस्टिविटी जब हम उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर TC, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तक कूल कराते हैं और एकदम से सडनली जीरो हो जाती है, और उसके बाद लोअर और लोअर टेम्परेचर पर भी वो जीरो बनी रहती है, इन मेटल्स को सुपर कंडक्टर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो एकदम से रेजिस्टिविटी का जीरो हो जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हम इस मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर पर कूल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। और यही एक सुपर कंडक्टर की खूबी होती है कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिल रहा है जिससे हमें कोई भी पावर लॉस नहीं होने वाला है, जब तक हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर तक या उससे कम टेम्परेचर पर मेंटेन कर रहे हैं, राइट। नाउ अब हमें ये कारण समझना है कि ऐसा क्यों होता है सुपर कंडक्टर में कि उसका टेम्परेचर जब क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल या उससे कम होता है तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो मान लीजिए ये एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका टेम्परेचर T हमने इसके क्रिटिकल टेम्परेचर TC से कम मेंटेन किया हुआ है, राइट। तो इस स्थिति में मान लीजिए ये इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का एंड A है, जिसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का एंड B है, जिसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से एंड B से एंड A की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। नाउ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे और ये स्टेशनरी पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे, राइट। तो हम इस स्थिति में देख रहे हैं कि जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन के से इंटरेक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके कारण ये पॉजिटिव आयन कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये मैंने उसका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हिस्सा दिखाया है, ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। नाउ इस डिस्टॉर्शन के कारण एक मैकेनिकल वाइब्रेशन पीछे तक जनरेट हो जाता है, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे रेल की पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, तो अगर मालगाड़ी का इंजन थोड़ा सा भी डिस्प्लेस होता है आगे की तरफ, तो ढैक 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 करके जो वाइब्रेशन होता है वो आखिरी डिब्बे तक जाता है। ये सभी ने इस प्रैक्टिकल चीज को देखा होगा। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जब ये पॉजिटिव आयन थोड़ा सा इस अट्रैक्टिव फोर्स से डिस्टॉर्ट होता है, तो एक मैकेनिकल वाइब्रेशन पीछे तक जाता है। इस मैकेनिकल वाइब्रेशन का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको फोनॉन कहते हैं। नाउ जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस फोनॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को लूज करता है
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फोनॉन मोमेंटम को गेन करता है। नाउ जब इस फोनॉन के नेबरहुड में कोई अन्य इलेक्ट्रॉन आता है तो ये फोनॉन इस इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ट्रांसफर करता है, जिससे फोनॉन मोमेंटम लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को गेन करता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को लूज कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को गेन कर रहा है। तो इन दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है ड्यू टू फोनॉन फील्ड, राइट। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना लेते हैं और इस पेयर को कूपर पेयर कहते हैं, राइट। सो जब ये कूपर पेयर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है और पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है, तो इस कॉलिजन में ये स्टेशनरी पॉजिटिव आयन से कोई भी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता है। तो इस तरह से हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, रेजिस्टेंस जीरो होगा, राइट। तो ये स्थिति केवल तभी बनती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स तभी लगती है और ये कूपर पेयर तभी बनाते हैं जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी से कम है। नाउ अगर मैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी से ग्रेटर कर देता हूं, तो ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ये ब्रेक हो जाती है और एक बार दोनों ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, फोनॉन फील्ड खत्म हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होकर के ये नॉर्मल मेटल वाला बिहेवियर फिर से दिखाने लगते हैं, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं जिसके कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये रीजन है कि सुपर कंडक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्रेटर टेम्परेचर पर नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करता है और क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ये जीरो रेजिस्टेंस रखता है, बिकॉज कूपर पेयर जब पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं तो वो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। सो रेजिस्टेंस इज जीरो। आई होप दैट you understand the difference between normal metal and superconductor. So superconductor जो है ये नॉर्मल मेटल में कुछ खास मेटल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं उससे ज्यादा जब इनका ग्रेटर जब इनका टेम्परेचर होता है तो ये नॉर्मल स्टेट में होते हैं, यानी कि नॉर्मल मेटल वाला बिहेवियर रखते हैं। और जब हम इन्हें क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी तक कूल कर देते हैं तो ये एकदम से अपने रेजिस्टेंस को जीरो रखते हैं और उसके बाद कितना भी लोअर टेम्परेचर हो ये अपने रेजिस्टेंस को जीरो बनाए रखते हैं। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इस स्थिति में कोई भी पावर लॉस नहीं होती है। तो एक बार अगर करंट बन जाएगा तो वो बना ही रहेगा क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस मारता है। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट डिमिनिश नहीं होगा और किसी भी करंट से हम कोई भी टाइप का वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी भी टाइप का वर्क ले सकते हैं।